हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी इकोनॉमिक्स क्लास 12th का जैक बोर्ड का 2012 का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सॉल्यूशन करवा रही हूँ 2012 का। ठीक है, इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में आपको जैसे कि मालूम ही होगा, दो पार्ट होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते होंगे। तो इसका मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है। आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और मॉडल जो पेपर आपका निकलता है, मॉडल क्वेश्चन पेपर, वो भी सॉल्यूशन दिया है। ऑलमोस्ट 90 to 100 वीडियोस मिलेंगे आपको मेरे चैनल पर, आप वहाँ जाके फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, उस पर आप जाकर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस प्ले लिस्ट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर नहीं मिले आपको तो ठीक है, वहाँ पे भी डाल दूंगी। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स 2012 में कैसे क्वेश्चन आए हैं, उसको सॉल्यूशन भी मैं आपको बता रही हूँ साथ ही साथ में। ठीक है, देखो ग्रुप ए दिया हुआ है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इसमें ऑप्शन दिया एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है मार्शल, ऑप्शन सी है रॉबिन्स, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा गया है। ठीक है, कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने आप लोगों को जब चैप्टर वाइज पढ़ाया था, तो जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, ये सारे मैंने ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। ठीक है, और देखिए सेकंड क्वेश्चन है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है? हु सेड दैट इकोनॉमिक्स इज द लॉजिक ऑफ चॉइस, या साइंस ऑफ चॉइस देगा, है ना। तो सर ऑप्शन दिया है मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबिन्स। ठीक है, रॉबिन्स ने कहा था अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था ना, व्हाट टू प्रोड्यूस। तीन मेन जो इश्यूज होते हैं प्रॉब्लम इकोनॉमी के, तो उसी में से पूछा है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है? ऑप्शन ए साधनों के बंटवारे की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन बी है साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो, हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। या ऑप्शन सी है साधनों का विकास कैसे हो, हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, साधनों का विकास कैसे हो। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। ऐसा किसने कहा है? ठीक है, ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, किसने कहा है? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज्ड विद अ फुल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। हु हैज सेड दिस? ठीक है, जैसा ऑप्शन दिया है गिफन, ऑप्शन बी है वेबलन, ऑप्शन सी है मार्शल, एंड ऑप्शन डी इज इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेबलन। एकाधिकार की विशेषता है, फीचर ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट का क्या फीचर होता है? ऑप्शन ए फर्मों या विक्रेताओं की अधिक संख्या, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर्स। ऑप्शन बी इज फर्मों या स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। ऑप्शन सी इज एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है, एक मिनट, ऑप्शन डी दिया हुआ है आपको, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो मोनोपोली की विशेषता होती है, मोनोपोली की विशेषता क्या होती है? एकाधिकार की विशेषता होती है एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता, यानी बेचने वाला एक होता है और खरीदार जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए छठा क्वेश्चन है, मांग के नियम की मान्यताएं क्या है? व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम की मान्यताएं क्या क्या होती है? देखिए मांग के नियम की मान्यताएं निम्नलिखित होती है। पहला है उपभोक्ता की आय स्थिर होना चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर इनकम शुड बी फिक्स्ड, है ना। उपभोक्ता की आय जो है स्थिर होनी चाहिए, और उपभोक्ता की आदत एवं रुचि स्थिर होना चाहिए। ठीक है, संबंधित वस्तु की कीमत स्थिर होनी चाहिए। और इसका देखिए और क्या क्या असम्पशंस है, भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए, और मौसम एवं जलवायु स्थिर होना चाहिए, परंपरा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जनसंख्या जो है स्थिर होना चाहिए। तो ये सब असम्पशंस है किस चीज़ का? असम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो अभी तक मैंने बता रही हूँ ये सब मैं करवा चुकी हूँ, तो इसलिए कह रही हूँ बार बार आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, उससे आपका पूरा सिलेबस जो है कवर होगा। ठीक है, और अच्छे से अच्छा मार्क्स आप ला पाएंगे। चलिए देखिए सातवां नंबर, अभी मैं इसको अच्छे से एलोबरेट करने जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको
फटाफट बता दे रही हूँ। अगर आपको डिटेल में चाहिए, एक एक टॉपिक चाहिए, टॉपिक वाइज के डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग को प्लेलिस्ट में जाकर देखना होगा, ठीक है, समझना होगा। अब 7th नंबर क्वेश्चन है, सामान्य और घटिया वस्तु के अर्थ बताइए। देखिए मैंने बार बार कहा था ना, आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये आया है एग्जाम में, इसलिए मैं कहती हूँ। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जनरल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। क्या है सामान्य वस्तु, यानी जनरल गुड्स क्या होता है, आय में वृद्धि होने पर जिस वस्तु की मांग में वृद्धि होता है उसे सामान्य वस्तु कहते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में मांग की रेखा दाहिनी ओर ऊपर उठते हुए जाता है। देखो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है आपको डायग्राम, वहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो मांग की रेखा है, डिमांड लाइन जो है, वो क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, दाहिनी ओर, यानी टुवर्ड्स राइट, ठीक है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है। अब देखो घटिया वस्तु क्या है, आय में वृद्धि होने पर जिस वस्तु की मांग कम हो जाती है उसे घटिया वस्तु कहते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे देखो अगर हमारा इनकम कम है तो हम कम जो सस्ती वस्तु है उससे काम चलाते हैं ना, घटिया वस्तु जो उससे भी काम चलाना पड़ता है मजबूरी में। लेकिन जब हमारा आय बढ़ता है, इनकम बढ़ता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी उपभोक्ता का, तो वो क्या चाहता है कि आय बढ़ाए तो कुछ अच्छा इस्तेमाल किया जाए, है ना, उपभोग किया जाए। कोई भी व्यक्ति कुछ खराब वस्तु तो उपभोग नहीं करना चाहता, मजबूरी में करता है। तो जब आय बढ़ जाएगा तो वो अच्छा वस्तु का इस्तेमाल करेगा, तो क्या होगा, घटिया वस्तु का जो डिमांड है कम हो जाएगा। तो इस तरह आय में जब वृद्धि होता है, आय बढ़ता है, तो वस्तु का इस वस्तु का जो डिमांड है वो कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, घटिया वस्तु, ठीक है, घटिया वस्तु कहते हैं, इन्फीरियर गुड्स। अब देखो इसका ये है डायग्राम, जैसे इनकम बढ़ रहा है, देखो y1 में जो है डिमांड और y2 में ज़्यादा है, y1 में कम हो गया, ठीक है। अब देखो सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता क्या है, देखो सीमांत उपयोगिता क्या है, वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। एकदम इजी है, क्या है कि गुड का जो एक एक्स्ट्रा जब हम लोग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, उपभोग करते हैं, तो टोटल यूटिलिटी में जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं। देखो इसका फॉर्मूला होता है MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स TUN माइनस TUN माइनस 1, ठीक है। यानी कि क्या है कि जब हम लोग एक एक्स्ट्रा, जैसे मान लो टोटल 5 इकाई का इस्तेमाल किया गया है, इसमें एक एक्स्ट्रा 6ठा इकाई का इस्तेमाल करेंगे, तो उसका जो यूटिलिटी में यानी उपयोगिता में जो आता है डिफरेंस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता, ठीक है। तो TUN माइनस TUN माइनस 1, यानी कि यहाँ पे 6 माइनस 5 करेंगे तो 4, कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 1, ठीक है। अब देखो कुल उपयोगिता क्या है, किसी वस्तु के विभिन्न इकाई के उपयोग करने से प्राप्त उपयोगिता का कुल योग कुल उपयोगिता कहलाता है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, जैसे मान लो हम 10 रोटी तो कोई खाएगा नहीं, मान लीजिए 4 रोटी खा रहे हैं, खा भी सकता है पता नहीं, 4 रोटी खा रहे हैं, तो उससे जितना यूनिट हम लोग खा रहे हैं, जैसे 4 खा रहे हैं, ठीक है, 4 यूनिट हम लोग खा रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो उससे प्राप्त उपयोगिता यूटिलिटी जो है, मैंने पहले से जितना हुआ यूटिलिटी प्राप्त, दूसरा से जितना यूटिलिटी प्राप्त हुआ, तीसरा से जितना प्राप्त हुआ, चौथा से जितना प्राप्त हुआ, टोटल को मिलाकर हम लोग उसको ऐड कर देंगे, तो ये हो गया टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। क्लियर। अब चलिए कहाँ तक था, 8 नंबर क्वेश्चन किया अभी हमने। अब 9 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया देखते हैं। देखो TU यहाँ पे फॉर्मूला दिया है ना, TU इक्वल MU1 प्लस MU2, या NU प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, MU होगा, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MUN, ठीक है, इक्वल समेशन ऑफ MUN, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पूरे सीमांत उपयोगिता का योग, ठीक है। अब देखो सीमांत लागत और औसत लागत क्या है, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। सीमांत लागत क्या है, किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं, ठीक है। क्या है, यानी कि किसी वस्तु का एक एक्स्ट्रा यूनिट जब हम लोग उसको प्रोडक्शन करते हैं, तो उससे जो टोटल कॉस्ट में, कुल लागत में जो डिफरेंस आता है, परिवर्तन होता है, उसे सीमांत लागत कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है MC इक्वल TCN माइनस TCN माइनस 1, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा TC बाई डेल्टा Q, यानी कि चेंज इन टोटल कॉस्ट बाई चेंज इन क्वांटिटी। क्लियर। अब देखो औसत लागत क्या है, कुल उत्पादन लागत को जब
उत्पादन की इकाई से भाग दिया जाता है तो औसत लागत प्राप्त होता है। ठीक है, क्या है औसत लागत? यानी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है उसको, प्रोडक्शन का जो यूनिट होता है उससे अगर हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज कॉस्ट पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला दिया है AC=TC/Q, टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो 10वां प्रश्न है, अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 4 विशेषताएं बताएं। स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का 4 फीचर बताना है आपको। ठीक है, तो देखो क्या क्या है। अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं जो होती है, फीचर्स, ये निम्नलिखित है। पहला, क्रेता एवं विक्रेता की संख्या सीमित होनी चाहिए। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि खरीदार और बेचने वाला, ठीक है, क्रेता और विक्रेता की संख्या जो है सीमित होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है, और बिक्री की जाने वस्तु निकट प्रतिस्थापन होगी लेकिन वस्तु विभेद होगा। ठीक है, यानी जो सामान बिक रहा है उसका निकट प्रतिस्थापन यानी एक्सचेंज हो, मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेकिन वस्तु में थोड़ा डिफरेंस होगा। ठीक है, लेकिन वस्तु में विभेद होगा यानी डिफरेंस होगा उसमें। तीसरा है, इसमें विक्रय एवं विज्ञापन व्यय होता है। ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, इसमें सेल और एडवर्टीजमेंट पे खर्च होता है। ठीक है, अब देखो चौथा है, वस्तु की कीमत अलग अलग होती है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, वस्तु की कीमत जो है अलग अलग होती है। अब देखो 11वां नंबर क्वेश्चन है, संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम प्राइस? इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इसका निर्धारण कैसे होता है? हाउ इज इट डिटरमाइंड? तो देखो, जिस कीमत पर वस्तु की मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा के बराबर हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, जिस कीमत पर यानी जिस प्राइस पर वस्तु की मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा के बराबर है, यानी जितना डिमांड है उतना सप्लाई हो जाए तो उस कीमत को, है ना। ठीक है, तो अर्थात जिस बिंदु पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं उसे संतुलित कीमत कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि जब प्राइस, ऐसा प्राइस जिसमें डिमांड और सप्लाई के डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संतुलन कीमत। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वक्र के हिसाब से बताया हुआ है कि जिस बिंदु पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं, विच्छेद करते हैं, उसे संतुलन कीमत यानी इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है। सामान्यतः पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग तथा पूर्ति की शक्तियों के आपसी खींचातान या सामंजस्य द्वारा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, वस्तु की कीमत का निर्धारण जो है मांग और पूर्ति की शक्तियों के आपसी सामंजस्य द्वारा होता है। एक क्रेता सीमांत उपयोगिता से अधिक कीमत नहीं देना चाहता। ठीक है, जो खरीदार होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है उससे ज़्यादा कीमत नहीं देना चाहता है। दूसरी ओर एक विक्रेता जो होता है, जो बेचने वाला दुकानदार या विक्रेता, वह उत्पादन लागत से कम कीमत पर वस्तु की पूर्ति नहीं करना चाहता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, वो अपना जितना कॉस्ट लगा उससे कम में तो नहीं देगा ना, उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो संतुलन कीमत के निर्धारण की प्रक्रिया निम्नलिखित तालिका एवं चित्र से स्पष्ट है। देखो, कीमत दिया हुआ है 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। कीमत यहाँ पे देखो, प्राइस कीमत यहाँ पे दिया हुआ 500 रुपया, 400 रुपया, 300 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया। वस्तु की पूर्ति सप्लाई है यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500। तो यहाँ पे देखिए, जब प्राइस 3 रुपया है तब यहाँ पे वस्तु का जो डिमांड एंड सप्लाई है वो बराबर हो गया है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो गया, तो हो गया संतुलन कीमत। संतुलन कीमत 3 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे देखो, एक ये दिया हुआ आपको मांग पूर्ति कहाँ पे विच्छेद कर रहा है, संतुलित कीमत यहाँ पे विच्छेद कर रहा है बिंदु ई पे, तो ये हो गया आपका संतुलित कीमत। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई कब जो है एक दूसरे को विच्छेद कर रहा है। दी गई तालिका एवं चित्र में 3 स्थितियाँ स्पष्ट होती है। संतुलन कीमत, ठीक है, एक बिंदु, संतुलन कीमत यानी इक्विलिब्रियम प्राइस, एक बिंदु पर मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में सामंजस्य होती है, जहाँ जितनी कीमत पर किसी वस्तु को विक्रेता जितनी मात्रा में बेचना चाहता है उसी कीमत पर क्रेता उस वस्तु की उतनी ही मात्रा पर खरीदना चाहता है। ठीक है, इस स्थिति को ही संतुलन कीमत कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में 3 रुपये की कीमत पर, जैसे मैंने आपको बताया, कीमत पर वस्तु की मांग 300 रुपये हो जाती है, अतः संतुलन कीमत 3 रुपये है। चित्र में पी कीमत पर ही बिंदु ई पर मांग एवं पूर्ति रेखा एक दूसरे को काट रही है। अभी मैंने आपको बताया ना, देखो डिमांड एंड सप्लाई लाइन जो है वो एक दूसरे को काट रही है, विच्छेद कर रही है, वो काट रही है, अतः संतुलन बिंदु ई है।
ठीक है, तथा संतुलन कीमत जो है P है। मांग अधिक या पूर्ति में कमी की स्थिति, मान ले वस्तु की कीमत घटाकर P2 अर्थात 2 रुपया कर दी जाती है। ऐसे में वस्तु की मांग बढ़कर 400 हो जाती है, अर्थात मांग अधिक की स्थिति है, लेकिन उत्पादक की इस स्थिति में पूर्ति 200 ही है, अर्थात पूर्ति में कमी की स्थिति। ऐसी स्थिति जो है, एक मिनट, ऐसी स्थिति में ग्राहक अधिक मूल्य पर वस्तु को खरीदने को तैयार रहते हैं, अतः कीमत तब तक बढ़ती है जब तक कि संतुलन कीमत P 3 रुपये नहीं हो जाती। ठीक है, तो समझ में आया कि यही सिंपल सा बात की, जब डिमांड सप्लाई बराबर हो तो इस कीमत को क्या कहेंगे, संतुलन कीमत। ठीक है, ऐसा स्थिति जबकि डिमांड और सप्लाई बराबर हो। अब देखो थर्ड इसमें क्या सिचुएशन दिया हुआ है, पूर्ति अधिक है या मांग में कमी की स्थिति। ठीक है, पूर्ति अधिक है यानी पूर्ति अधिक और मांग में कमी की स्थिति क्या होता है, जब कीमत P1 अर्थात 4 रुपये है, यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ था ना, कीमत जब 4 रुपये है तो 200 रुपया और 200 और 400 हो रहा है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई तो डिफरेंट है, इसमें एक जैसा तो नहीं है। तो देखो जब पूर्ति अधिक या मांग में कमी की स्थिति, जब कीमत P1 अर्थात 4 रुपये है तो वस्तु की मांग घटकर 200 हो जा रहा है और मांग में कमी की स्थिति हो जाती है ना। और दूसरी ओर पूर्ति अधिक की स्थिति है, जो यानी कि सप्लाई जो ज़्यादा हो रहा है 400 और डिमांड जो है 200। ठीक है, तो अर्थात उत्पादक एवं विक्रेताओं के पास मांग की तुलना में अधिक वस्तु बिना बिके बच जाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादक बिक्री बढ़ाने के लिए तब तक कीमत घटाता जाता है जब तक यह संतुलन कीमत P = 3 रुपये नहीं हो जाता है। तो क्या करेगा, कोई भी बाजार में जब वस्तु अधिक बच जा रहा है, डिमांड कम है, तो कीमत घटा के सेल किया जाता है ना, तो तब तक घटेगा जब तक कि संतुलन कीमत पे नहीं पहुंच जाए। ठीक है, संतुलन कीमत क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस, जबकि डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो एक दूसरे के। ठीक है, इस बिंदु E ही पूर्ण प्रतियोगी बाजार के लिए संतुलन की स्थिति को दर्शाता है। बिंदु E यानी कि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है। क्लियर। अब देखो 12 क्वेश्चन हुआ था ना, नहीं 11 नंबर। अब 12 देखो, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे ज़रा सा स्पेलिंग का फ़र्क है, लेकिन आपको इसमें डिफरेंस बताना है, तो ये दोनों को आपको समझना होगा, एकाधिकार क्या और एकाधिकारी प्रतियोगिता। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, देखिए क्या डिफरेंस है, एक मोनोपोली एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। तो एकाधिकारी में क्या होता है और एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या है, इसमें डिफरेंस बताना है आपको। तो पहला देखिए, पहला डिफरेंस क्या है, एकाधिकार में सिर्फ एक उत्पादक होता है। ठीक है, और एकाधिकारी प्रतियोगिता में कई उत्पादक होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर जो है एकाधिकार में एक होता है, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कई होते हैं। ठीक है, एंड दूसरा डिफरेंस है कि मोनोपोली में बेची जाने वाली वस्तु का कोई निकट प्रतिस्थापक नहीं होता, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वस्तु विभेद तथा निकट प्रतिस्थापक वस्तुएं अलग रूप, रंग, लेबल, पैकिंग आदि में उपलब्ध होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस पाया जाता है किस किस रूप में, रंग में, लेबल में। ठीक है, अलग रूप, रंग में, लेबल में, पैकिंग में आदि में उपलब्ध होती है वस्तु, तो इसमें वस्तु विभेद पाया जाता है, यानी जो प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंस पाया जाता है। अब देखो मोनोपोली में क्या होता है, एकाधिकार में, मोनोपोली में कीमत विभेद की संभावना कम होती है, यानी प्राइस जो है अलग अलग हो, ये पॉसिबिलिटी कम होती है। वहीं जो एकाधिकारी प्रतियोगिता होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें कीमत विभेद की संभावना अधिक होती है, यानी प्राइस अलग अलग होने का जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होता है। अब देखो फोर्थ डिफरेंस, मोनोपोली एकाधिकार में उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश नहीं होता है। ठीक है, नई फर्म का एंट्री नहीं होता है। वहीं जो एकाधिकारी प्रतियोगिता होता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उद्योग में नई फर्में स्वतंत्रता पूर्वक प्रवेश कर सकती है, एंट्री कर सकती है। ठीक है, पांचवा डिफरेंस है कि मोनोपोली यानी एकाधिकार में विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती है। मोनोपोली में विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता में विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, यानी बिक्री बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, परम लाभ क्या है, व्हाट इज मैक्सिमम प्रॉफिट। तो परम लाभ क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट, कुल आय तथा कुल लागत में अंतर अधिक
से अधिक बढ़ाने की प्रक्रिया एक उत्पादक के लिए परम लाभ की स्थिति होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोड्यूसर जो होता है वो अपने टोटल इनकम और टोटल कॉस्ट के डिफरेंस को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है। ठीक है, यानी कि वो चाहता है कि अगर वो लागत जितना लागत लगा रहा है उससे से ज़्यादा कमाई कर सके। अगर सिंपल लैंग्वेज में जाने आप तो ये है। ठीक है, यानी टोटल इनकम और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस ज़्यादा होगा, यानी इसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अर्थात कुल आय के अधिक से अधिक करना और कुल लागत को न्यूनतम करना, यानी कम से कम लागत लगाना, कॉस्ट लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करना। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे अथवा करके क्वेश्चन दिया 13 में, स्थिर लागत और परिवर्ती लागत में अंतर बताइए। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इच। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? स्थिर लागत वह लागत है जो उत्पादन के स्थिर साधन जैसे भूमि, पूंजी, मकान इत्यादि पर व्यय किया जाता है। ठीक है, उत्पादन के स्थिर साधन क्या होते हैं? भूमि, पूंजी, मकान, ये सब एक बार खरीद ले तो वो सालों सालों चलते हैं ना, बार बार नहीं खरीदना पड़ता, तो ये स्थिर साधन है। ठीक है, फिक्स्ड रिसोर्सेज होते हैं। तो स्थिर लागत वह लागत है जो उत्पादन के स्थिर साधन जैसे भूमि, पूंजी, मकान इत्यादि पर व्यय किया जाता है, यानी खर्च किया जाता है। यह लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ स्थिर रहता है। ठीक है, यानी अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो रही है, इसके साथ वो फिक्स रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो उत्पादन और कॉस्ट, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो स्थिर है। ठीक है, अब देखो परिवर्तनशील लागत क्या है? वह लागत जो उत्पादन के परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम, कच्चा माल इत्यादि पर व्यय किया जाता है, उसे परिवर्ती लागत कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा लागत? ऐसा लागत जो उत्पादन के परिवर्तनशील साधन क्या होते हैं? श्रम, ठीक है, कच्चा माल, ये सब पे जो खर्च किया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं परिवर्ती लागत। ठीक है, ये उत्पादन में वृद्धि के साथ बढ़ता है, यानी जैसे जैसे अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं किसी चीज़ का तो उसके साथ इसको बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, यानी अगर 50 मजदूर में काम चल रहा है और हम लोग प्रोडक्शन और करना चाह रहे हैं तो इसके लिए और मजदूर लगाना होगा, है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ये होता है कि उत्पादन में जैसे जैसे बढ़ोतरी होगा तो इसको भी बढ़ाना पड़ता है, कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट को। ठीक है, और कच्चा माल तो जितना हम लोग प्रोडक्शन करेंगे उतना ही कच्चा माल भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो स्थिर लागत है फिक्स्ड कॉस्ट, वो फिक्स है, क्योंकि एक बार भूमि खरीद लिए तो उसमें हम लोग का काम चल जाता है, मकान खरीद लिए तो उसमें काम चल जा रहा है, पूंजी भी लगा दी इसमें काम चल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे परिवर्तनशील लागत जो है हम लोग इसको इस्तेमाल किए, खर्च हो गया, उसके बाद अगर फिर से चाहिए तो और करना है तो और लगाना होगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो TVC जो है इसका ये देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व देखो इसका कैसा है, चेंज होता हुआ दिख रहा है ना, फिक्स नहीं है। उत्पादन जैसे बढ़ रहा है तो लागत भी बढ़ रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड अंडर मोनोपोली मार्केट। यानी यहाँ पूछा है कि मोनोपोली मार्केट, एकाधिकारी बाजार में मूल्य यानी प्राइस का निर्धारण, डिटर्मिनेशन कैसे होता है? एकाधिकार बाजार, आंसर है इसका, एकाधिकार बाजार की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी वस्तु का एकमात्र उत्पादक या विक्रेता होता है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा था डिफरेंस वाला में, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो मोनोपोली में क्या होता है? मोनोपोली में एक विक्रेता या उत्पादक यानी प्रोड्यूसर होता है जिसका कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होता है। ठीक है, और एकाधिकार में मूल्य का निर्धारण उस बिंदु पर होता है, किस बिंदु पर होता है? जब सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल इनकम के बराबर होगा, MC = MI। ठीक है, और दूसरा कंडीशन देखो, संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत की रेखा सीमांत आय को नीचे से काटे। ठीक है, यानी जो संतुलन बिंदु होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, उस पर मार्जिनल कॉस्ट का जो लाइन है वो मार्जिनल इनकम को नीचे से काटे। क्लियर? देखो यहाँ पे आपको ग्राफ में इसमें दिख रहा होगा, रेखा चित्र से स्पष्ट है कि E बिंदु संतुलन की बिंदु है। ठीक है, MC = MR, मार्जिनल कॉस्ट = MR है यहाँ पे। क्लियर? 14 नंबर तक क्वेश्चन किया हमने। 14 अब देखो यहाँ पे, इस प्रकार एकाधिकारी OQ का उत्पादन करता है और उसे OP कीमत पर निर्धारित करता है। इस प्रकार एकाधिकारी कीमत का निर्धारण करता है। ठीक है, हम यहाँ पे अथवा करके क्वेश्चन दिया है, पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के अल्पकालीन संतुलन की शर्तों की व्याख्या करें। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? बाजार की वह स्थिति जिसमें फर्मों के बीच किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है।
ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? जिसमें फर्मों के बीच किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता कंपटीशन नहीं पाई जाती, अर्थात जिस बाजार में अधिकांश क्रेता और विक्रेता एक निश्चित कीमत पर समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, यानी एकाधिकार नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है एक निश्चित कीमत पर समरूप यानी सेम वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, सेल होता है। ठीक है, और परचेज होता है, सेल एंड परचेज, तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। फर्म का संतुलन, बैलेंस ऑफ फर्म, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होता है। ठीक है, यानी मार्जिनल इनकम इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए, तथा सीमांत लागत की रेखा सीमांत आय को नीचे से काटती है। यहाँ पे देखो, सीमांत लागत की रेखा जो है, मार्जिनल कॉस्ट की रेखा, वह सीमांत आय को, है ना, मार्जिनल इनकम को नीचे से काट रही है। क्लियर? AR इक्वल MR, रेखा चित्र में संतुलन की बिंदु E है। ठीक है, जहाँ सीमांत लागत की रेखा सीमांत आय के बराबर है, AR इक्वल MR है। ठीक है, और यहाँ पे E बिंदु से कम उत्पादन करने पर लाभ में कमी होती है। ठीक है, लाभ में E बिंदु जो है, अभी E पॉइंट है, उससे अगर कम प्रोडक्शन किया जाए तो प्रॉफिट कम होगा, और अधिक उत्पादन किया जाए, यदि ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए तो हानि होता है। इसलिए उत्पादक OQ मात्रा का उत्पादन कर OP कीमत पर होगा। ठीक है, अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है? मांग वक्र, ठीक है, यानी डिमांड कर्व जो होता है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड्स क्यों स्लोप करता है? ठीक है, एक्सप्लेन करना है। अब देखो, मांग वक्र मांग के नियम का पालन करता है, जो यह बताता है कि मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम यह बताता है कि वस्तु की मांगी हुई मात्रा तथा कीमत में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, विपरीत संबंध होता है। मांग वक्र के नीचे की ओर ढालू होने अथवा कीमत के गिरने पर अधिक वस्तु खरीदी जाती है। इसके कारण निम्नलिखित है। ठीक है, क्या होता है, मार्केट में अगर किसी वस्तु का कीमत घटा दिया जाए तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि परचेस करने वाले आ जाते ज़्यादा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्यों होता है ऋणात्मक ढलान इसका, मांग वक्र का, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, वाई। तो हासमन सीमांत उपयोगिता के नियम, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। इसमें क्या होता है, इस नियम के जन्मदाता मार्शल है। यह नियम बताता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ये बताता है कि उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक मात्रा को प्राप्त करता है, वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है उसमें, कि जैसे जैसे किसी वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी जो है घटता जाता है। ठीक है, एक उपभोक्ता एक ही वस्तु की समान कीमत पर अधिक इकाई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब कि एक सामान्य कीमत पर, इक्वल प्राइस पे एक ही वस्तु को ज़्यादा खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके विपरीत वह सीमांत उपयोगिता के बराबर कीमत देने को तैयार होता है, ताकि सीमांत उपयोगिता हासमन होती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में देखो, क्योंकि वो क्यों नहीं चाहता ज़्यादा लेने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे एक उपभोक्ता जो होता है, कंज्यूमर जो होता है, वो अपना प्रोडक्ट को यूटिलाइज करता है, उपयोग करता है, तो उसका उपयोगिता जो कम होता जाता है, इसलिए वो सीमांत उपयोगिता हासमान होता है, इसलिए वह उस पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता है। दूसरे शब्दों में, वह वस्तु अतिरिक्त इकाई के लिए कम कीमत देगा। ठीक है, यह दर्शाता है कि मांग वक्र नीचे की ओर ढालू होगा। क्लियर? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कि जो ये होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है, जैसे जैसे वस्तु का हम इस्तेमाल करते हैं, उपभोग करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाता है। तो इसलिए उपभोक्ता जो है वो डिमांड नहीं करना चाहता है, एक मार्जिनल यूटिलिटी घटने की वजह से। ठीक है, अब देखो, प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से जो है डिमांड कर्व ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप करता है। क्यों? क्योंकि प्रतिस्थापन प्रभाव का अर्थ यह है कि वस्तु की कीमत में गिरावट के साथ उपभोक्ता अन्य वस्तु की सापेक्ष कीमत में वृद्धि अनुभव करता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप वह वस्तु विशेष की मांग को बढ़ाएगा। ठीक है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता प्रतिस्थापित वस्तु को अधिक मात्रा खरीदता है और उस वस्तु की कम मात्रा खरीदता है जिसकी कीमत में वृद्धि हुई है। ठीक है, और यह मांगी गई मात्रा तथा कीमत में विपरीत संबंध को लागू करता है। प्रतिस्थापन प्रभाव को वस्तु की इष्टतम मात्रा में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब इसकी
कीमत में परिवर्तन आता है और उपभोक्ता की आय समायोजित की जाती है ताकि वह उसी संयोग को खरीद सके जिसे वह कीमत में परिवर्तन से पहले खरीद सकता था। ठीक है, तो प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन गुड्स मैंने आपको पढ़ाया था ना, सब्स्टिट्यूशन गुड जैसे कि चाय और कॉफ़ी। तो जब चाय का कीमत बढ़ेगा तो सब क्या होगा, जो डिमांड जो है कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर जो है क्या करेंगे, कॉफ़ी का इस्तेमाल करने लगेंगे, और जब कॉफ़ी का कीमत बढ़ेगा तो चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी मांग वक्र जो है ढलान उसका ऋणात्मक होता है, डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड्स। ठीक है, डाउनवर्ड्स स्लोप करता है। आय प्रभाव, देखो इनकम इफेक्ट की वजह से कैसे होता है डिमांड का ऋणात्मक, है ना। तो आय प्रभाव का अर्थ है कि वस्तु की तगड़ाहट के साथ उपभोक्ता की वास्तविक आय तथा क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, तथा वह सामान्य वस्तु की अधिक मांग करता है। इस प्रकार कीमत में गिरावट होने पर मांग बढ़ जाती है। आय प्रभाव को वस्तु इष्टतम मात्रा में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप क्रय शक्ति में परिवर्तन आता है। ठीक है, अब देखो नए आय प्रभाव कैसे, यानी कि जब इनकम ज़्यादा होगा तो अच्छे वस्तु का इस्तेमाल करना चाहेंगे, उपभोग करना चाहेंगे, तो इसलिए भी डिमांड कर जो है ऋणात्मक हो जाता है, डाउनवर्ड स्लोप कर जाता है। ठीक है, अब देखो नए उपभोक्ता द्वारा मांग, न्यू कंज्यूमर्स क्रिएटिंग डिमांड। ठीक है, नए उपभोक्ता के डिमांड की वजह से डिमांड का जो स्लोप डाउन होता है। कैसे, क्योंकि वस्तु की कीमत में गिरावट के कारण नया उपभोक्ता वर्ग उपस्थित होता है। ठीक है, जो अब उस वस्तु को खरीदने की क्षमता रखता है। जैसे कि जो गरीब लोग हैं जो वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे उसके पुराने कीमत पे, क्योंकि ज़्यादा कीमत था, अगर कीमत घटा दिया जाए तो उसको खरीदने वाले बढ़ जाएंगे, है ना, तो उस वस्तु को खरीदने की क्षमता उनकी हो जाएगी। तो इस प्रकार वस्तु की कुल मांग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, डिमांड जो बढ़ जाती है तो वस्तु के मूल्य में गिरावट से कुल मांग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है कुल, और जब इस प्रकार वस्तु की कुल मांग में वृद्धि होती है, यानी कि वस्तु के मूल्य में गिरावट से, यानी अगर प्राइस घटा दिया जाए तो उसका कुल मांग जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जब अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, जब पूर्ति या मांग वक्र खिसकती है तब नया संतुलन कैसे स्थापित होता है। हाउ इज न्यू इक्विलिब्रियम स्ट्रक व्हेन सप्लाई और डिमांड कर्व टेंड्स टू शिफ्ट। मांग तथा पूर्ति वक्रों में एक साथ खिसकाव होने से साम्य कीमत में परिवर्तन आ भी सकता है और नहीं भी। यह इन वक्रों के खिसकाव के अनुपात पर निर्भर करता है। पहले उन स्थितियों का वर्णन करेंगे जिसके अंतर्गत साम्य कीमत में परिवर्तन नहीं आता। इसके पश्चात उन स्थितियों का वर्णन करेंगे जिसके अंतर्गत संतुलन कीमत में परिवर्तन आता है। ठीक है, एक में आता है एक में नहीं आता, इसका हम लोग वर्णन करेंगे। ठीक है, अब देखो पहली स्थिति, संतुलन कीमत में परिवर्तन आता है तो जब पूर्ति में वृद्धि मांग में वृद्धि की अपेक्षा अधिक हो। ठीक है, पूर्ति में वृद्धि जो है यानी सप्लाई जो है डिमांड से ज़्यादा हो। ठीक है, व्हेन इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड। जब पूर्ति में वृद्धि मांग में वृद्धि की अपेक्षा अधिक होती है तो इंक्रीमेंट इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीमेंट इन सप्लाई। तो क्या, तो वस्तु की साम्य कीमत जो है में कमी आ जाती है। ठीक है, संतुलन कीमत में कमी हो जाती है इक्विलिब्रियम प्राइस में। चित्र के अनुसार कीमत OP से कम होकर OP1 हो जाती है। यहाँ पे देखिए चित्र जो दिया हुआ है इसमें OP से कम होकर OP1 हो जा रही है। ठीक है, अब देखो सेकंड कंडीशन, जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि की अपेक्षा अधिक हो। ठीक है, व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। इस स्थिति में साम्य कीमत यानी संतुलन कीमत जो है और मात्रा में वृद्धि होगी, कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है। यहाँ पे देखो चित्र में दिया हुआ आपको। तीसरा, जब बाजार मांग में कमी पूर्ति की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, जब बाजार मांग में यानी मार्केट डिमांड में जो कमी है वो सप्लाई के कंपैरिजन कम होती है। चित्र में नया पूर्ति वक्र S1 नए मांग वक्र D1 को E1 बिंदु पर काटता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, OP1 नई कीमत है जो पहले कीमत OP से अधिक है। ठीक है, फोर्थ कंडीशन है, जब मांग में कमी पूर्ति में कमी की अपेक्षा अधिक हो। चित्र में नया मांग वक्र D1 तथा नया पूर्ति वक्र S1 को E1 बिंदु पर काटता है। OP1 नई कीमत है जो पहली कीमत OP से कम है। क्लियर। अब देखो सेकंड सिचुएशन जो है, दूसरा स्थिति, सामान्य कीमत पर कोई प्रभाव नहीं। केस 2, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। जब मांग और पूर्ति दोनों में समान वृद्धि हो, है ना, यानी जितना डिमांड बढ़ रहा है उतना ही सप्लाई भी बढ़ रहा हो, है ना, या
तो ऐसे स्थिति में साम्य कीमत यानी इक्विलिब्रियम प्राइस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जबकि साम्य मात्रा में वृद्धि होगी, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में वृद्धि होगी डिमांड में। जब बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों में समान दर में कमी हो ना, यानी इक्वल रेट में दोनों में कमी हो, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज इक्वली। चित्र में मांग तथा पूर्ति दोनों में कमी होने पर नया संतुलन ई के स्थान पर E1 स्थापित होता है। वस्तु की कीमत OP पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो ग्रुप बी का क्वेश्चन आ गया, 17 नंबर क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है थ्योरी डील्स विद। समष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत संबंध रखता है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी डील्स विद आय निर्धारण से, आय दृढ़ीकरण से, आर्थिक विकास से या उपयुक्त सभी। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है उपयुक्त सभी से संबंध रखता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी डील्स विद इनकम डिटर्मिनेशन, इनकम स्टेबलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं, ठीक है, मुद्रा माने मनी, ठीक है, थ्रू विच मेथड वी कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। कैसे कैसे निकाल सकते हैं, आहरण प्रपत्र यानी विड्रॉल फॉर्म भर के निकाल सकते हैं, चेक से निकाल सकते हैं, ATM से निकाल सकते हैं। तो इन सभी तरीक़ों से हम लोग बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी मनुष्य द्वारा दिया जाता है जिस पर वह कानूनी तौर से लगाया जाता है, ऐसा किसने कहा। अ डायरेक्ट टैक्स इज रियली पेड बाय द पर्सन ऑन होम इट इज़ लीगली इम्पोज्ड, ठीक है। हु सेड इट, किसने कहा था, जॉनसन ने, रिचर्ड गुड ने, डाल्टन ने या नन ऑफ दीज। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कहा था डाल्टन ने। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय उत्पाद एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य का जोड़ है, ऐसा किसने कहा है, ठीक है। ये जो कथन है ये किसने कहा है। द सम total of the market value of final goods and services produced by normal residents of country in 1 year is known as national product. Who said it? Peterson, कुजनेट्स, जेम्स पेन या इनमें से सभी। तो ये कहा था कुजनेट्स ने, याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स का होते हैं। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्य करने से संबंधित है। Who said that macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole? किसने कहा था। ऑप्शन डी है सेपिरो, ऑप्शन बी है MH स्पेंसर, ऑप्शन सी है केन्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन है, ये स्टेटमेंट है MH स्पेंसर का, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, केंद्रीय बैंक के कार्यों का उल्लेख करें। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का क्या क्या काम होता है। सेंट्रल बैंक नोट जारी करता है, बैंकों का बैंक होता है। सेंट्रल बैंक जो है केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर होता है, एजेंट होता है और सलाहकार भी होता है। केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक भी होता है, ठीक है, और समाशोधन गृह की व्यवस्था करता है। केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता होता है, ठीक है, और ये साख नियंत्रण करता है। क्लियर। अब देखो विनियोग क्या है, वर्णन करें। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन। इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजीगत पदार्थों की मात्रा में वृद्धि को निवेश कहा जाता है, ठीक है। पूंजीगत पदार्थों की मात्रा में वृद्धि को निवेश कहा जाता है। यह गृह उपयोगी संरचनाओं, यंत्रादित के निर्माण तथा भंडार में वृद्धि संबंधित हो सकता है। निवेश समग्र मांग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है, और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा इसमें परिवर्तन से समग्र मांग में उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। जैसे इन्वेस्टमेंट में जैसे चेंज होगा तो समग्र मांग में भी उतार चढ़ाव होता है, कम ज़्यादा हो सकता है। यंत्र आदि के निर्माण को स्थिर व्यावसायिक निवेश भी कहा जाता है, ठीक है, और निवेश का उद्देश्य लागत से ज़्यादा आगम प्राप्त करना होता है। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि कॉस्ट से ज़्यादा हम लोग रेवेन्यू हासिल कर सके, ठीक है। अब देखो 24 नंबर क्वेश्चन है, राजस्व घाटे का अर्थ क्या है, इससे क्या समस्या उत्पन्न होती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेवेन्यू डिफिसिट। रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, व्हाट प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू इट, और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देखो राजस्व घाटा क्या है। रेवेन्यू डेफिसिट सरकार के राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति के अंतर को राजस्व घाटा के नाम से
जाना जाता है। यह उन कारणों से उद्घाटित करता है जिसके लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। ठीक है, राजस्व घाटा का फॉर्मूला है राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक है, या फिर इसका ऐसे भी कर सकते हैं, योजना प्लस गैर योजना व्यय माइनस कर राजस्व प्लस गैर कर राजस्व। राजस्व घाटा घरेलू बजट में सरकार के ऋणात्मक योगदान अथवा सरकारी अपबचतों की माप बतलाता है। यह दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय से कम है। ठीक है, यानी राज्य घाटा में है, इसका जो रेवेन्यू है वो उसका खर्च से ना व्यय से कम है, एक्सपेंडिचर से कम है। इसका अर्थ है कि सरकार को इस कमी को पूरा करने के लिए उधार लेकर परिसंपत्तियों को बेचकर पूरा करना होगा। ठीक है, इस घाटे के परिणाम स्वरूप या तो सरकार की देयताएं बढ़ जाती है या उसकी परिसंपत्तियों में कमी आ जाती है। राजस्व घाटा से क्या होता है, सरकार का जो प्रॉपर्टी इसमें कमी हो जाएगा या फिर उसका देनदारी बढ़ जाता है ना। मुद्रा की आपूर्ति क्या होती है, व्हाट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है, किसी निश्चित समय बिंदु पर मुद्रा की समस्त मात्रा को मुद्रा पूर्ति कहा जाता है। ठीक है, किसी निश्चित समय बिंदु पर मुद्रा की जो समस्त मात्रा होती है इसको मुद्रा पूर्ति कहा जाता है। इसे नियमित रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आकलित एवं प्रकाशित किया जाता है। इस आकलन में निम्नांकित घटकों का प्रयोग किया जाता है। M1 = C + DD + OD। यहाँ पे C, DD एंड OD क्या है, देखिए C है जनता आधारित करेंसी, DD है बैंकों के मांग जमा खातों में जमा राशियाँ, और OD है रिजर्व बैंक के पास संग्रहित जमाएँ। ठीक है, MT = M1 + डाकघर बचत बैंक में जमा राशियाँ, M3 होता है M1 + बैंकों के पास जमा निवल सावधि जमाएँ, और M4 बराबर होता है, M4 का मतलब होता है M3 + राष्ट्रीय M3 यानी M1 + बैंकों के पास जमा निवल सावधि जमाएँ है ना, प्लस राष्ट्रीय बचत पत्रों के अतिरिक्त डाकघर बचत संगठनों की संपूर्ण जमाएँ। अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन है, साधन आय और हस्तांतरण प्राप्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर रिसिप्ट। क्या है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर रिसिप्ट? साधन आय यानी फैक्टर इनकम, ये साधन आय ये है जो कि उत्पादन के साधनों की सेवा को बेचने से प्राप्त होता है। ठीक है, बिना किसी सेवा के सरकार के द्वारा जो सहयोग प्राप्त होता है उसे हस्तांतरण प्राप्ति कहते हैं, जैसे पेंशन, बेरोजगारी भत्ता इत्यादि। ठीक है, ट्रांसफर रिसिप्ट क्या है? हस्तांतरण प्राप्ति बिना किसी सेवा यानी किसी सर्विस के बिना सरकार के द्वारा जो सहयोग प्राप्त होता है, सरकार जो जनता को जो भी लाभ देती है उसे हस्तांतरण प्राप्ति कहता है। जैसे क्या क्या देती है, पेंशन देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है ना। अब देखो 27 नंबर क्वेश्चन, विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय में अंतर बताइए, यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो विकास व्यय क्या होता है? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आर्थिक एवं सामाजिक उपक्रमों पर किया गया सरकारी व्यय विकास व्यय के नाम से जाना जाता है। विकास व्यय की मुख्य मदें कृषि, उद्योग, यातायात एवं संचार व्यवस्था आदि है। ठीक है, तो यदि सरकार समाज या अर्थव्यवस्था के लिए खर्च करेगा तो क्या होगा, उसे डेवलपमेंट होगा ना, सबके लिए फायदेमंद होगा। तो विकास व्यय का जो मुख्य आइटम होता है, मदे होता है, वो होता है सरकार किस पे खर्च करती है? कृषि पे, उद्योग पे, यातायात पे, ट्रांसपोर्ट पे या फिर संचार व्यवस्था पे, है ना। और देखो गैर विकासात्मक व्यय क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गैर विभागीय उपक्रमों, स्थानीय निकायों को दिए गए ऋणों को भी विकास व्यय के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गैर विभागीय उपक्रमों, स्थानीय निकायों को दिए गए ऋण, जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट, इसको भी विकास व्यय में के अंतर्गत रखा गया है। और गैर विकास व्यय है, ये सरकार के नियमित व्यय है। ठीक है, उसका रेगुलर जो खर्चा वो है गैर विकास, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? ये सरकार के नियमित व्यय है। इस वर्ग में मुख्य रूप से रक्षा व्यय, ठीक है, और गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी होता है, ब्याज भुगतान और प्रशासनिक व्यय, ठीक है, आदि को शामिल किया जाता है। इस वर्ग में शामिल अन्य मदें हैं पेंशन, भूतपूर्व राजाओं को दी जाने वाली अनुग्रह राशि, अकाल एवं बाढ़ पीड़ितों की सहायता, ठीक है, विदेशी सरकारों को ऋण और अन्य संस्थानों
को गैर विकास कार्यों के लिए ऋण देना इत्यादि। तो ये सब चीज़ें जो आपको लौट के वापस नहीं आएगा या प्रॉपर्टी नहीं बनेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं कि गैर विकास व्यय, ठीक है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? याद रखिएगा ये सारी चीज़, मैं आपको ईजीएस्ट वे में कोशिश कर रही हूँ बताने का। 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय तथा निजी आय में अंतर बताइए। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। किसी देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में, ठीक है, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? किसी भी कंट्री के पूरे जितने निवासी है टोटल, उनके द्वारा एक साल के अवधि में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोडक्शन होता है, उसका जो मार्केट प्राइस होता है, उन सब को अगर जोड़ दिया जाए तो उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम। निजी आय, निजी आय वह है जो किसी निजी क्षेत्र को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है, ठीक है। और इसमें निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाली साधन आय, हस्तांतरण आय, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय, फर्मों के अवितरित लाभ और निगम कर शामिल होते हैं, ठीक है। और देखो 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को कैसे ठीक किया जाता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को मौद्रिक एवं अमौद्रिक उपायों द्वारा ठीक किया जा सकता है, ठीक है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को कैसे ठीक किया जा सकता है? मौद्रिक या फिर अमौद्रिक उपायों द्वारा ठीक किया जा सकता है। निर्यात को प्रोत्साहन, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, ठीक है, निर्यात को प्रोत्साहन यानी एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन देकर पर्यटन एवं व्यापार को आकर्षित करना, ठीक है, और आयात पर लगान लगाना आदि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने में सहायक होते हैं। विनिमय नियंत्रण, मुद्रा संकुचन, प्रशुल्क, मूल्यह्रास के माध्यम से समायोजन, अवमूल्यन, पूंजी गतिशीलता के माध्यम से समायोजन, आय परिवर्तन के माध्यम से समायोजन आदि विधियों का प्रयोग कर प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, पूर्ण रोजगार की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ शून्य बेरोजगारी की स्थिति है। क्या इसका अर्थ, अच्छा क्या इसका अर्थ पूछ रहा है। पूर्ण रोजगार की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? क्या इसका अर्थ शून्य बेरोजगारी की स्थिति है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट? डज इट रिफर टू अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट? देखो, पूर्ण रोजगार संतुलन, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्लासिकल सिद्धांत दर्शाता है कि उत्पादन का संतुलन पर पूर्ण रोजगार के स्तर पर होता है। इसे 7.20 में दिखाया गया है ये चित्र में। ये समग्र पूर्ति वक्र है। ये दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की कुल पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार होती है, जिसे OX उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर पर सीधी खड़ी रेखा के रूप में दिया गया है। यह JBC के बाजार नियम तथा मजदूरी कीमत लोचशीलता के कारण है। इसकी यह समग्र मांग का वक्र है। यह अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की कुल मांग को दर्शाता है। ये क्या क्वेश्चन अलग, आंसर अलग दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं समझा देती हूँ। पूर्ण रोजगार की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? क्या इसका अर्थ शून्य बेरोजगारी की स्थिति है? पूर्ण रोजगार मतलब कि जब इच्छा करने वाला जो भी रोजगार पाने के लिए इच्छुक व्यक्ति है, उसको रोजगार सभी को मिलना, इसको कहेंगे पूर्ण रोजगार, ऐसी अवस्था को, ठीक है। तो इसका अर्थ शून्य बेरोजगारी की स्थिति है, हाँ है, ठीक है। अब देखो 31 नंबर क्वेश्चन, यदि जितने भी इच्छुक उम्मीदवार है रोजगार के लिए सबको मिल जाए तो शून्य बेरोजगारी होगा ना। अब देखो 31 क्वेश्चन है, ऐच्छिक बेरोजगारी तथा अनैच्छिक बेरोजगारी की व्याख्या करें। एक्सप्लेन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इसका तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो काम करने के लिए इच्छुक नहीं होते, ठीक है, हालांकि उनके लिए पर्याप्त एवं सही कार्य उपलब्ध होता है। अन्य शब्दों में वे इच्छित रूप से बेरोजगार होते हैं, अर्थात अपनी इच्छा से बेरोजगार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देश की मजदूर शक्ति में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है? ऐच्छिक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी जिसमें कि एक व्यक्ति को, मान लो कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिल रहा है, ठीक है, लेकिन वो नहीं करना चाह रहा, अपने इच्छा के हिसाब से उसको नहीं काम, उसका इच्छा ही नहीं काम करने का, ठीक है। तो इसको कहेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से बेरोजगार है, इसको काम मिल रहा है लेकिन वो नहीं कर रहा है। तो इच्छित रूप से बेरोजगार होते हैं, अर्थात अपनी इच्छा से बेरोजगार होते हैं। ऐसे व्यक्ति को देश की मजदूर शक्ति में, लेबर पावर में शामिल नहीं किया जाता है। अब देखो अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? इनवॉलंटरी
अनएम्प्लॉयमेंट यह तब होती है जब कार्य करने की इच्छा रखने वालों को प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य नहीं मिलता, यानी जो पॉपुलर वेजेस रेट होता है उस पे काम नहीं मिल पाना। अगर इच्छा कर रहा है कोई व्यक्ति काम करने के लिए लेकिन फिर भी उसको सही मजदूरी पे उसको काम नहीं मिल रहा है तो इसको कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, ना चाहते हुए बेरोजगार रहना पड़ रहा है। इस प्रकार वे अपनी इच्छा के विरुद्ध बेरोजगार होते हैं। ठीक है, यानी वो चाहते नहीं बेरोजगार रहना लेकिन बेरोजगार रहते हैं। एक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी से अभिप्राय अनैच्छिक बेरोजगारी से होता है। केंज के अनुसार अनैच्छिक बेरोजगारी जो होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट प्रभावी मांग की अपर्याप्तता के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसे सरकारी प्रयासों के द्वारा समग्र मांग को पूरा करके हल किया जा सकता है। यानी गवर्नमेंट अगर कोशिश करे तो अनैच्छिक बेरोजगारी को ठीक कर सकता है। ठीक है, इसको हल कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। अब देखो 32 नंबर क्वेश्चन, नहीं 31 कह रहे हैं फिर इसका अथवा करके दिया। 31 का मुद्रा का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? हाउ कैन मनी बी क्लासिफाइड? देखो, पूर्णकाय मुद्रा फुल बॉडीड मनी, पूर्णकाल मुद्रा यानी फुल बॉडीड मनी वह है जिसका गैर मौद्रिक उद्देश्य से वस्तु के रूप में मूल्य मुद्रा के मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात जिसका अंकित मूल्य उसमें लगी धातु के मूल्य के बराबर होता है। प्राचीन काल की वस्तु मुद्रा सोना, चांदी एवं पशुधन आदि है। ठीक है, आधुनिक काल में उच्चतम धातु के सिक्के, सोने एवं चांदी पूर्णकाय मुद्रा है। यानी कि जितना उसका जो मुद्रा है उसका प्राइस उतना ही होना। ठीक है, जितना कि वो है। जैसे कि पूर्णकाल मुद्रा वो है जिसका मौद्रिक उद्देश्य से वस्तु के रूप में मूल्य मुद्रा के मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, यानी वस्तु के रूप में मुद्रा का प्राइस उतना ही होना। ठीक है, मूल्य बराबर होना। जैसे कि पहले के ज़माने में पशुधन होता था, ये सब का इस्तेमाल होता था मुद्रा की जगह पे। और आज भी अगर हम लोग पूर्णकाय मुद्रा फुल बॉडीड मनी की बात करें तो सोने चांदी के सिक्के का इस्तेमाल होता है ना, सेल एंड परचेस के लिए। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी क्या है? यह कागजी मुद्रा है। ठीक है, इसका वस्तु के रूप में कोई मूल्य नहीं होता है। यानी अगर वस्तु के मूल्य में कागजी मुद्रा, कागज़ का क्या मूल्य? कोई मूल्य नहीं है, लेकिन यह अंकित मुद्रा के मूल्य के बराबर वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है। यानी अगर इसमें 10 रुपये लिखा है तो अगर आप इसको बाजार जाएंगे तो 10 रुपये का सामान आपको मिल जाएगा। ठीक है, वस्तु के मूल्य के बराबर इसका प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात पत्र मुद्रा वह मुद्रा है, यानी रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी क्या है? वो है जो पूर्ण रूप से धातु में परिवर्तनशील मुद्रा है। ठीक है, इसका लाभ यह है कि इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। अब देखो साख मुद्रा क्या है? क्रेडिट मनी। साख मुद्रा वह मुद्रा है जिसका मुद्रा के रूप में यानी मनी के रूप में मूल्य वस्तु के रूप में मूल्य से कहीं अधिक होता है। ठीक है, यानी मनी के रूप में इसका जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट यानी वस्तु गुड्स के रूप में मूल्य से कहीं ज़्यादा होता है। अर्थात जिसका अंकित मूल्य इसके पदार्थ मूल्य से कहीं अधिक होता है। ठीक है, इसका वैल्यू जो बहुत ज़्यादा होता है। साख मुद्रा जो है 4 प्रकार की होती है। पहला है टोकन सिक्के, टोकन कॉइन्स। हमारे सभी सिक्के जैसे 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे टोकन सिक्के हैं। मुद्रा के रूप में उनका मूल्य उनमें लगी धातु के मूल्य से कहीं अधिक होती है ना। क्योंकि देखो अगर स्टील का है या फिर जो भी चीज़ का, एल्युमिनियम वाला तो नहीं चलता, बहुत पुराने जमाने, लेकिन उसका जो वैल्यू है बाज़ार में उस चीज़ का अगर देखा जाए धातु का तो उतना नहीं है, लेकिन जब उसको हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं तो कई अधिक होता है ना। अब देखो क्रेडिट मनी जो है साख मुद्रा क्रेडिट मनी का दूसरा रूप है। प्रतिनिधि टोकन मुद्रा रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी, यह कागजी मुद्रा है जो सांकेतिक सिक्कों के लिए जारी भंडार गृह रसीद के बराबर है, अर्थात जो अरबों के बराबर राशि की है। ठीक है, रसीद जो होते हैं। थर्ड है केंद्रीय बैंक द्वारा जारी प्रतिज्ञा पत्र यानी सर्कुलेटिंग प्रॉमिसरी नोट्स इश्यूड बाय सेंट्रल बैंक। इसमें भारत के रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सारे नोट सम्मिलित हैं। ठीक है, और बैंकों में जमा डिपॉजिट्स ऑफ बैंक क्रेडिट मनी का एक ये उदाहरण है। डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, यह बैंकों पर जमा करने वालों के दावे हैं जिन्हें चेकों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाए। ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना हम लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। अब देखो 32 नंबर क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट होना चाहिए, 32 ही आता है आपका। हाँ लास्ट है। 32 क्वेश्चन है 32 नंबर, राष्ट्रीय आय लेखांकन के महत्व का वर्णन करें।
ठीक है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का क्या इसका इम्पोर्टेंस होता है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। एक ही बार में सारा वीडियो बना रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा मेरे को ये हो रहा है। इसके मतलब कि इसको मैं रोक रोक के नहीं बना रही, एक ही बार में पूरा बना रही हूँ। कंटिन्यू। राष्ट्रीय आय लेखांकन के प्रमुख महत्व निम्नलिखित है। क्या क्या है? राष्ट्रीय आय का विभिन्न उत्पादन संसाधनों के बीच विभाजन समझाया जा सकता है, अर्थात आय में किस संसाधन का कितना योगदान है इसको जाना जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय आय लेखांकन से क्या होता है कि आय में यानी इनकम में किस रिसोर्स का कितना योगदान है इसको जाना जा सकता है। और राष्ट्रीय आय लेखांकन यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग का क्या इसका फायदा होता है, महत्व होता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों यानी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, मैंने आपको पढ़ाया था ना, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। तो सारा जो है ये शॉर्ट में आ जाता है, लेकिन वही शॉर्ट जो मैं आपको पढ़ा रही थी वो लॉन्ग में यूज़ होता है। मैंने आपको कई बार बताया, इसलिए ये जो टर्म्स होते हैं ना वो आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, तृतीयक क्षेत्र क्या है। जब तक मालूम नहीं होगा आप लॉन्ग में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। एनीवे चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व जो है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो इम्पोर्टेंस है। ठीक है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान, इन क्षेत्रों की सापेक्ष एवं निरपेक्ष समृद्धि की जानकारी राष्ट्रीय आय लेखांकन से प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान रहा नेशनल इनकम में, द्वितीयक क्षेत्र का और तृतीयक क्षेत्र का, सब इसमें जानकारी मिल जाती है हमें। ठीक है। और तीसरा है अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन का बोध होता है, यानी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंजेस आ रहा है वो भी हमें मालूम चल जाता है राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा। राष्ट्रीय आय लेखांकन में अर्थव्यवस्था के मजबूत पक्षों व कमजोर पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। कहाँ लॉस हुआ, कहाँ प्रॉफिट हुआ, इससे हमें मजबूत पक्ष एवं कमजोर पक्ष का जानकारी मिल जाता है। राष्ट्रीय आय के लेखांकन से राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो है जीवन स्तर में वृद्धि, लाइफ स्टाइल में जो है लाइफ का जो लेवल है उसका इंक्रीमेंट, राष्ट्रीय आय का वितरण, ठीक है, नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आदि की जानकारी प्रदान कर देते हैं यानी दे देते हैं। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से विभिन्न देशों की तुलनात्मक अध्ययन का आधार प्राप्त हो जाता है ना, और कंपैरेटिव स्टडी हो जाता है विभिन्न देशों के। अब देखो, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से उपभोग, बचत व पूंजी निर्माण की जानकारी मिलती है। ठीक है। क्या कंजम्पशन हुआ, कितना सेविंग्स हुआ, ठीक है, और पूंजी निर्माण क्या हुआ, सब जानकारी मिल जाता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े भावी आर्थिक नीतियों की समीक्षा का आधार होते हैं। ठीक है। जो आने वाली जो आर्थिक नीतियाँ बनती है, इकोनॉमी पॉलिसी बनती है, उसमें भी ये सहायक होता है राष्ट्रीय आय लेखांकन, इसके जो आंकड़े होते हैं। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर भावी आर्थिक नीतियों, सामाजिक नीतियों की रचना की जाती है आदि। तो एक देश जब चलता है ना, राष्ट्र जो चलता है, इसमें बहुत सारी नीतियाँ बनती है, सामाजिक आर्थिक नीति, तो राष्ट्रीय आय लेखांकन जो है ये इसमें भी सहायक होता है। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ इसे अपने क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा, और प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे रही हूँ, उसको एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। आपको किसी ट्यूशन का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप आराम से मेरे चैनल पर इकोनॉमिक्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। एटलीस्ट 70% अबव ही जाएगा आपका। ठीक है। अच्छे से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 90 भी ला सकते हैं। ठीक है। तो इसको यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।